सुबह का समय था। 8 बजे थे। हल्की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। तुलसी के गमले के पास रखा छोटा सा दिया आधा बुझ चुका था, जैसे उसकी लौ भी थक कर किसी को पुकार रही हो। घर के भीतर से बर्तनों की खटर पटर और भाभी रजनी की तीखी आवाज़ गूंज रही थी। रजनी तेज और चुभती आवाज़ में, किरण, अरे ओ किरण, कितनी देर लगाती है? ये आलू छिलने का काम भी तुझसे सही से नहीं होता? तुझे कितनी बार कहा है ये आलू सुबह सुबह छिलकर रख दे, अब तक क्यों नहीं हुआ? तेरी नींद खुलती है या मैं आकर तेरे कान में मंजीरा बनाऊं? किरण लगभग 20 साल की दुबली पतली, चेहरे पर थकान, होठों पर घुला हुआ सन्नाटा और आंखों में कहीं छुपा दर्द लिए धीरे से रसोई में आई। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसे वो छुपाकर पढ़ रही थी, बस थोड़ी देर के लिए ही, जब बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन रजनी ने उसकी किताब झपट ली। रजनी हंसते हुए ताने मारकर, अरे पढ़ाई लिखाई का भूत अब उतार दे, अब तेरे मम्मी पापा नहीं रहे, हम कोई कॉलेज वॉलेज की फ़ीस देने वाले नहीं, पढ़ाई से दाल रोटी नहीं बनती, अब तेरी पढ़ाई पर पैसे कौन उड़ाए, काम कर काम। किरण ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सिर झुकाकर आलू छीलने लगी। उसके हाथ की उंगलियों में कई पुरानी चोटों के निशान थे जो रोज के भारी भरकम काम की गवाही दे रहे थे। तभी भैया सुरेश कमरे से बाहर निकले, बाल संभालते हुए, और सीधे रसोई में आ गए। सुरेश धीरे से अपनी पत्नी रजनी को एक कोने में बुलाकर कहता है, रजनी, अगले हफ्ते जो लोग किरण को देखने आने वाले हैं उन्हें मना कर देना। कह देना लड़की अभी छोटी है, पढ़ाई कर रही है। उन्हें कह देना कि लड़की अभी शादी नहीं करना चाहती, शादी में समय लगेगा, या फिर कोई और बहाना बना देना। किरण अपने भैया भाभी की बातें सुन ली थी। उसका हाथ वहीं रुक गया। आलू पर चाकू अटक गया, पर उसने नज़र नहीं उठाई। रजनी चालाकी से मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ मैं समझ गई, वैसे भी हम बेवकूफ़ थोड़ी ही हैं, जब तक ये अपने हिस्से का कागज़ साइन नहीं करती तब तक तो शादी का सवाल ही नहीं, बाद में चाहे जिससे कर ले, हमें क्या। किरण ने ये पूरी बात सुन ली पर चुप रही। वो जानती थी कि मम्मी पापा के जाने के बाद से यह घर उसके लिए एक पिंजरे से कम नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे उसने यह सब सुनने की आदत डाल ली हो। बाहर से सब दिखावा करते थे कि वह इस घर की बेटी है, पर अंदर से वह महज एक नौकरानी की तरह जी रही थी। आंगन में बगलवाड़ी पड़ोसन शांति चाची खड़ी थी, जो हर रोज़ की तरह झांक रही थी। शांति चाची रजनी से, अरे रजनी बहू, ये तेरी ननद किरण तो बड़ी सीधी सादी लड़की है, कभी हंसी इतनी मुस्कुराती भी नहीं। रजनी नकली मुस्कान के साथ, अरे चाची, हमारी जान है ये, बस थोड़ा शर्मीली है। किरण ने चाची की ओर देखा, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और फिर सिर झुका लिया। उसे पता था यह मुस्कान भी बस कुछ मिनटों की है। रात को जब सब सो गए, किरण अपने कमरे में बैठी थी। वो पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन सब धुंधले हो रहे थे। उसके कानों में रजनी के शब्द गूंज रहे थे, हिस्से का कागज़। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद पूरा था, लेकिन जैसे किसी बादल के पीछे कैद हो गया हो, बिल्कुल उसकी तरह। किरण को समझ आ गया कि ये महज दिखावा है। जब जब कोई रिश्तेदार आता वो अचानक घर की लाडली बन जाती, पर जैसे ही मेहमान जाते उसकी असलियत फिर वही, काम, ताने और तिरस्कार। सुबह का वक्त था, लेकिन घर में आज असामान्य हलचल था। घर में खूब रौनक थी, मेहमान आने वाले थे। रजनी एक तरफ रसोई में मिठाई के लिए मावा तैयार कर रही थी, तो दूसरी तरफ बार बार आईने में जाकर अपने बाल ठीक कर रही थी। किरण को भी सुबह सुबह ही हुक्म मिल गया था। रजनी तेज़ आवाज़ में, अरे किरण, ज़रा जल्दी जल्दी काम कर, आज तुम्हारे मामा के दोस्त का परिवार आने वाला है, और हाँ, अच्छे कपड़े पहन लेना, पुराने सलवार कुर्ते मत पहनना। वो गुलाबी वाला अनारकली सूट निकाल, बाल ठीक से बांध,
और ज़रा लिपस्टिक लगा ले, चेहरे पर पाउडर भी लगा लेना। किरण ने चौंक कर पूछा, इतनी तैयारी किस लिए? अरे पगली, जब कोई मेहमान आए तो घर की लड़की जैसी दिखनी चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि भाभी को अपनी ननद से प्यार ही नहीं। सबको लगेगा कि हम तेरा ख्याल ही नहीं रखते। बाहर वाले लोग हैं, इज्जत बनी रहनी चाहिए। किरण मन ही मन बुदबुदा दी। प्यार, ये शब्द इस घर में बस मेहमानों के आने पर ही निकलता था। थोड़ी देर में गेट पर हॉर्न की आवाज़ आई। सुरेश ने बाहर जाकर गाड़ी में उतरने वाले मेहमानों का स्वागत किया। सुरेश, आइए आइए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। ये हमारी छोटी बहन किरण, देखिए कितनी सीधी सादी है। किरण ने नमस्ते किया। रजनी ने उसे तुरंत सोफे पर बिठाया और मिठाई की प्लेट उसके हाथ में पकड़ा दी। वे मेहमानों के सामने हमारी छोटी बहन वाला नाटक करने लगे। रजनी धीमे स्वर में कान में, मुस्कुरा, वरना बाद में देख लेना। किरण ने मजबूरन मुस्कुराहट ओढ़ ली। मेहमानों ने उसकी पढ़ाई, शौक और सपनों के बारे में पूछा। किरण ने सच बताने की हिम्मत नहीं की, बस इतना कहा कि पढ़ाई जारी है। मेहमान खुश होकर चले गए और जाते जाते बोले, बड़ी प्यारी बेटी है, जिस घर में जाएगी उस घर की रोशनी से भर देगी। जैसे ही गेट बंद हुआ, रजनी का चेहरा बदल गया। वही तिरस्कार और गालियाँ शुरू हो गई। अब मेहमानों को खुश करने का ड्रामा तो हो गया, चल अब बर्तन धो। लेकिन भाभी, मैंने तो ये अनारकली सूट पहना है। रजनी, तो क्या, यहाँ कोई तुम्हारी सेवा करने वाला नहीं है, समझी? कपड़े अच्छे पहनने का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना पड़ेगा। पड़ोसन शांति चाची फिर आ पहुँची। शांति चाची, अरे आज तो घर में चहल पहल थी, क्या बात है? रजनी मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं चाची, बस पुरानी जान पहचान वाले आए थे। किरण को देखकर बड़े खुश हुए, बोले, बड़ी संस्कारी लड़की है। शांति चाची हंसकर, अरे है भी तो, बस थोड़ा रंग रूप और खिल जाए तो। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। किरण अंदर चली गई, लेकिन उसके मन में सवालों का जाल बुनने लगा। ये लोग क्यों हर आने जाने वाले को दिखावा करके वापस भेज देते हैं? क्या सच में उसकी शादी नहीं करवाना चाहते? सच वही है जो उसने पिछली रात सुना था, हिस्से का कागज़। उस रात किरण ने सोचा, काश मेरा कोई अपना होता जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें बता पाती, जो मुझसे मिलकर सब समझ पाती। उसे पता नहीं था कि किस्मत अब उसकी यही ख्वाहिश पूरी करने वाली है। दोपहर का वक्त था। सूरज सिर पर था और आंगन में रखे आम के पेड़ के नीचे बिखरी धूप टुकड़ों में चमक रही थी। रजनी रसोई में दोपहर का खाना बनाने में लगी थी और किरण बरामदे में बैठी चुपचाप मटर छिल रही थी। गली के मोड़ से एक रिक्शा घर के सामने आकर रुका। उसमें से एक 50-52 साल की औरत उतरी, गोल मटोल, चेहरे पर तेजी और आंखों में अपनापन लिए। वो थी शकुंतला मौसी, किरण की मम्मी की सगी बड़ी बहन। शकुंतला मौसी गेट के पास खड़े होकर ज़ोर से, अरे कोई है घर में? दरवाज़ा तो खोलो, मोहल्ले वाले समझ रहे होंगे मैं बारात लेकर आई हूँ। किरण ने चौंक कर सिर उठाया और जैसे ही उस परिचित चेहरे को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो दौड़कर गेट पर पहुँची। मौसी की नज़रें तेज़ थी। उन्होंने किरण को गौर से देखा। मौसी प्यार से, बेटा कैसी है, पढ़ाई कर रही है ना? किरण ने बस हल्की मुस्कान दी और नज़रें झुका ली। मौसी गले लगाते हुए, अरे मेरी बच्ची, तुझे देखे कितने साल निकल गए, तू तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही है। अंदर आकर मौसी ने रजनी से औपचारिक बातें की। रजनी ने मीठी आवाज़ में कहा, अरे मौसी जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हैं? हम तो कुछ खास बना देते। मौसी हल्की मुस्कान के साथ, अरे मुझे औपचारिकताओं का शौक़ नहीं, मैं तो अपनी बहन के घर आ रही हूँ ना। सुरेश भी काम से लौट कर आया। मौसी ने उसे देखकर कहा, सुरेश, तू तो बिल्कुल अपने बाबूजी जैसा हो गया है, बस तेरी बातों में थोड़ी मिठास कम लग रही है। सुरेश ने हंसकर टाल दिया, अरे मौसी जी, मिठास तो हमारे घर की बहू में है,
आप बस उसके हाथ का खाना खाकर देख लेना। दोपहर के खाने पर सब बैठे थे। मौसी की नज़र बार बार किरण पर जाती, कभी उसकी थकी आंखें, कभी काम करते समय उसकी घबराहट, कभी चुपचाप खाना खाना। मौसी किरण से, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? किरण हल्का झिझकते हुए बोली, बस ठीक ही है। रजनी तुरंत बोल पड़ी, हाँ मौसी जी, हम सोच रहे हैं कि अगले साल इसका किसी कोर्स में एडमिशन करवा देंगे। अभी तो घर के काम में हाथ बटाने से इसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मौसी ने कुछ नहीं कहा, बस किरण की तरफ देखा और वो नज़रें सब कह गई। शाम को जब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, मौसी ने धीरे से किरण को अपने कमरे में बुलाया। कमरा बंद होते ही मौसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, सच सच बता, ये लोग तुझसे कैसा बर्ताव करते हैं? मुझे तेरी आंखें सब बता रही है। सच सच बता बेटा, क्या चल रहा है? क्यों तेरे चेहरे पर ये उदासी है? किरण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने दिल का सारा दर्द कह डाला। उसने रुक रुक कर सब कुछ कह दिया। कैसे पढ़ाई छुड़वा दी गई, कैसे हर रिश्ता बहाने से तोड़ दिया जाता है, कैसे सुबह से रात तक काम में पिसना पड़ता है, और कैसे भाई भाभी उसके हिस्से की संपत्ति पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। सारी सच्चाई जानकर मौसी का खून खौल उठा। मौसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हद हो गई, अपनी ही बहन को नौकरानी बना रखा है और ऊपर से उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बेटी, तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक करूँगी। किरण ने कांपते हुए कहा, मौसी मुझे डर लगता है, अगर भैया को पता चला कि मैंने आपको सब बताया तो। मौसी दृढ़ स्वर में, डरने की ज़रूरत नहीं है बेटी, अब तेरे साथ मैं हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। भैया भाभी से खुलकर मौसी भिड़ने वाली थी। घर का माहौल गर्म हो गया था। अगली सुबह का माहौल बाकी दिनों से अलग था। रसोई में चाय उबल रही थी, लेकिन उसकी महक में तनाव घुला था। मौसी बरामदे में चारपाई पर बैठी अखबार पढ़ रही थी, पर उनकी आंखें पन्नों पर नहीं, घर के हालात पर टिकी थी। सुरेश ने ऑफिस जाने से पहले बैग उठाया और चाय के लिए बैठा। रजनी भी कप में चाय डाल रही थी। तभी मौसी ने अपना अखबार एक तरफ रखा और सीधी बात पर आ गई। मौसी गंभीर स्वर में, सुरेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुरेश ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ मौसी जी, बोलिए। मौसी, तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि किरण की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी तुम लोग उठाओगे, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम दोनों ने उसका जीना दूभर कर दिया है। रजनी चौंक गई, लेकिन तुरंत अपनी आदत के मुताबिक बात घुमा दी। रजनी हंसी में, अरे मौसी जी, आप भी ना, किरण तो हमारी जान है, बस घर के काम में हाथ बटा देती है, इसमें बुरा क्या है? मौसी तेज स्वर में, काम बटाना और नौकरानी बनाना दोनों में फ़र्क होता है रजनी। सुरेश की भौहें चढ़ गई। मौसी जी, आप हमारे घर के मामले में क्यों दखल दे रही हैं? किरण हमारी बहन है, हम जैसे चाहेंगे देखभाल करेंगे। मौसी, देखभाल? ये देखभाल है कि उसकी पढ़ाई छीन ली, उसके लिए अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए गए ताकि उसकी संपत्ति हड़प सको? तुम दोनों चाहते हो कि उसे पागल साबित कर दो ताकि उसका हक भी तुम ले सको? रजनी ने गुस्से में कप पटक दिया। रजनी, बस अब ज़्यादा ड्रामा मत कीजिए मौसी जी, आपको यहाँ आए अभी 2 दिन हुए हैं और आपने हमें ही दोषी बना दिया। मौसी ने भी सुरेश और रजनी को 2 टूक जवाब दिया और कहा, देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या खेल खेल रहे हो। अगर तुमने किरण के लिए अच्छे घर का रिश्ता नहीं ढूंढा तो मैं खुद उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी और उसके अधिकार के लिए अदालत में भी जाने से नहीं डरूंगी। सुरेश भड़क उठा, अरे मौसी जी, आप हमारे घर के मामलों में क्यों दखल दे रही हैं? रजनी ताने मारते हुए, हम पर भरोसा नहीं है तो अपनी बहन की अमानत को ले जाइए यहाँ से, वैसे भी ये कोई काम की नहीं। मौसी ने उसकी बात अनसुनी की। मौसी खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में, सुन लो तुम दोनों, अगर अगले 30 दिन में तुमने किरण के लिए अच्छा रिश्ता नहीं देखा तो मैं खुद उसका रिश्ता तय करूँगी और ज़रूरत पड़ी
तो कोर्ट जाकर उसकी पढ़ाई और संपत्ति का हक दिलवाऊंगी। सुरेश झल्लाकर बोला, आप हमें धमका रही हैं? मौसी आंखों में आग लेकर, नहीं, सच बता रही हूँ। और याद रखो, तुम्हारी माँ की बहन होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते देख चुप ना बैठूं। इस पूरे टकराव के दौरान किरण कमरे के दरवाजे से चुपचाप सब सुन रही थी। उसके मन में पहली बार किसी के लिए उम्मीद की किरण जगी। शायद अब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मौसी के दो टूक शब्दों के बाद घर का माहौल जैसे गरम तवा हो गया था। रजनी गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने मौसी के खिलाफ चाल चलना शुरू किया। पड़ोसियों में उनके बारे में झूठी खबरें फैलाने लगी। रजनी के चेहरे से अब नकली मुस्कान गायब हो चुकी थी और अब वह हर वक्त मौसी पर तीखे ताने कसने लगी थी। लेकिन मौसी अपने फैसले पर अडिग रही। सुबह का वक्त, किरण आंगन में कपड़े सुखा रही थी। रजनी बगल में खड़ी पड़ोसन शांति चाची से ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थी ताकि उसकी बात सीधा उनके कानों में जाए। रजनी, अरे चाची, अब तो घर में अजीब माहौल हो गया है। कुछ लोग आते ही घर में हुकूमत चलाने लगते हैं, जैसे हम अपनी ननद किरण की दुश्मन हैं। आखिर हम भी तो उसका भला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा और पढ़ लिख ले, फिर उसकी शादी कराएंगे। हमें तो दुश्मन ही बनाकर रख दिया है मौसी ने। शांति चाची आंखें फैलाकर, अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। रजनी, और सुनिए, अगर लड़की की शादी कहीं गलत जगह हो गई तो आजकल के लड़के तो बस दहेज के पीछे पड़े रहते हैं। किरण चुपचाप कपड़े टांगती रही। उसे पता था कि ये बातें मौसी के खिलाफ जहर फैलाने के लिए बोली जा रही है। दोपहर का समय, सुरेश घर आया। उसने मौसी को बरामदे में बैठे देखा और बिना उनका हालचाल पूछे अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो उनके पास आया और धीमे मगर सख्त स्वर में बोला, मौसी जी, आप जो भी कर रही हैं उससे घर टूट जाएगा। किरण हमारी जिम्मेदारी है, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। मौसी सीधे देखते हुए, सुरेश, जिम्मेदारी निभाने का मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी रोक दो। अगर तुम सच में उसका भला चाहते हो तो अच्छे घर में शादी होने दो और पढ़ाई पूरी करने दो, फिर मैं जाऊंगी। सुरेश हल्की धमकी के अंदाज में, और अगर मैं मना कर दूँ तो? मौसी दृढ़ स्वर में, तो मैं कानून का सहारा लूँगी। और भूलना मत, तुम्हारी माँ की संपत्ति में उसका उतना ही हक है जितना तुम्हारा। शाम को रसोई में रजनी ने किरण को प्याज काटते हुए देखा और आकर कान में फुसफुसाई। रजनी तिरस्कार भरे स्वर में, ज़्यादा उम्मीदें मत पाल, समझी? ये मौसी कल चली जाएगी और तू फिर यहीं रहेगी। वही पुराने कपड़े, वही कामकाज। किरण ने धीरे से जवाब दिया, अगर मौसी चली भी जाए, उन्होंने मुझे डर से ज़्यादा हिम्मत दी है। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। रजनी का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, देख लेना, मैं भी तेरी भाभी हूँ। तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी जो तू तेरी मौसी के दम पर इतना उड़ रही है। लेकिन मौसी को किसी की परवाह नहीं थी। वो रोज़ लोगों से मिल रही थी, रिश्ते देख रही थी और यहाँ तक कि किरण के कॉलेज में फिर से एडमिशन की तैयारी भी करवा रही थी। उनकी आंखों में साफ था, अब ये बच्ची अपनी ज़िंदगी खुद चुनेगी। मौसी की कोशिशें आखिर रंग लाई। उन्हें किरण के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। उन्होंने सुरेश और रजनी के सामने उनके घर की चर्चा की और आलोकनाथ शर्मा, सुमन शर्मा का बेटा अजय शर्मा के बारे में पूरी जानकारी दी। अजय पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छे संस्कारों वाला था। सुरेश, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार इस लड़के के घर वालों से मिलो, बहुत अच्छा परिवार है। अजय शर्मा बैंक में नौकरी करता है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा, सिर्फ एक छोटी बहन है। सुरेश बेपरवाही से, देख लेंगे, लेकिन मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। रजनी ने तुरंत बीच में बोल दिया, मौसी जी, ये सब दिखावे की बातें हैं। आजकल बैंक में नौकरी करने वाले भी रिश्वत लेते हैं। पता नहीं लड़का कैसा होगा। मौसी कड़क आवाज़ में, रजनी, हम जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ेंगे और किरण की खुशी हमारी पहली प्राथमिकता है। अगले रविवार अजय का परिवार किरण को देखने आया। मौसी ने घर को साफ सुथरा सजाया और खुद रसोई में
मिठाई बनाकर मेहमानों का स्वागत किया। अजय की माँ सुमन ने किरण को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया तुम तो बहुत ही सुशील और समझदार लग रही हो। क्या तुम पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहोगी? किरण ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, जी, अगर परिवार इजाज़त दे तो मैं पढ़ाई जारी रखना चाहूँगी। अजय ने पहली बार सीधा उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं, मेरी पत्नी जितनी पढ़ी लिखी होगी उतना ही अच्छा है। कोने में खड़ी रजनी ने यह सब देखा तो उसके भीतर आग जलने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे मौसी की जीत हो रही है और उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। रजनी मन ही मन बहुत जल रही थी। रसोई में लौटकर वह सुरेश से बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये लोग किरण को हमारे हाथ से निकाल देंगे, फिर उसका हक भी हमसे मांगेंगे। सुरेश झुंझलाकर, अब तू मुझे समझाना बंद कर, एक बार ये शादी हो जाए फिर देखेंगे। अजय का परिवार जाते जाते साफ कह गया। अजय की माँ सुमन, हमें रिश्ता मंजूर है, अगर आप सब राजी हो तो जल्दी ही सगाई कर ले। मौसी की आंखों में संतोष था, जबकि रजनी का चेहरा जहरीली मुस्कान में छुपी बेचैनी से भरा था। किरण के दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। क्या ये रिश्ता उसके जीवन का नया अध्याय बनेगा या फिर रजनी भाभी फिर से कोई चाल चलेंगी? अजय के परिवार की हाँ सुनते ही मौसी ने राहत की सांस ली। किरण की आंखों में पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई, लेकिन रजनी और सुरेश की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। रजनी मन ही मन एक नया षड्यंत्र बुन रही थी। सगाई की तारीख तय होने के बाद रात को रजनी ने सुरेश से फुसफुसाकर कहा, सुनो, अगर ये शादी हो गई तो किरण का आधा हिस्सा उसके पति के नाम चला जाएगा। तब हमें एक एक पैसे के लिए भी सोचना पड़ेगा। सुरेश चिढ़कर, तो क्या करें, अब तो मौसी ने सब सेट कर दिया है। रजनी, शादी से पहले ही अजय के परिवार को शक में डालना होगा। ऐसा कुछ करेंगे कि वो खुद रिश्ता तोड़ दे और हमारी बदनामी भी ना हो। सुरेश चुप रहा, लेकिन रजनी की आंखों में चालाकी साफ थी। सगाई वाला दिन घर में सजावट चल रही थी। मौसी ने रिश्तेदारों को बुलाया था और रसोई में मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। किरण पीले रंग के सूट में सजी धजी थी। उसकी आंखों में हल्का डर था, लेकिन मौसी का हाथ उसके कंधे पर था। रजनी ने अपना पहला दांव खेला। सगाई शुरू होने से ठीक पहले रजनी अजय की माँ सुमन को एकांत में ले गई। रजनी धीरे धीरे, सुमन भाभी जी, मैं आपसे एक बात छुपा नहीं सकती। किरण बचपन से ही बहुत चुप चुप रहती है और कई बार अपना आपा खो देती है। डॉक्टर ने भी कहा था कि उसे नर्वस प्रॉब्लम है। सुमन चौंक गई। अरे, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। रजनी बनावटी उदासी से, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। आप चाहे तो किसी से भी पूछ ले, बस ये बात किरण को मत बताइएगा, वो बहुत संवेदनशील है। दूसरी तरफ मौसी ने देखा कि अजय की माँ सुमन जी अचानक गंभीर हो गई हैं। वो उनके पास गई। सब ठीक है ना सुमन जी? आप अचानक इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? आप चुप क्यों हो गई? सुमन कुछ कहने ही वाली थी कि रजनी वहाँ आ गई और बात बदल दी। सगाई की रस्म शुरू हुई, लेकिन अजय के चेहरे पर हल्की चिंता थी। उसने किरण से धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में कोई मानसिक बीमारी है? किरण अजय की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसने जवाब दिया, नहीं तो, तुम्हें किसने कह दिया? और अचानक तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? अजय ने बात वहीं छोड़ दी, लेकिन उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया गया था। मौसी को मन ही मन संदेह हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अचानक सुमन जी इतनी परेशान क्यों हो गई और अजय भी इस तरह का सवाल क्यों कर रहा था? मौसी को अब यकीन हो गया कि ये रजनी की ही चाल है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वो खुलकर मुकाबला करेंगी, वरना ये लोग फिर से किरण का रिश्ता बिगाड़ देंगे। रजनी की चाल मौसी को साफ समझ आ चुकी थी। अगर अभी कुछ नहीं किया तो अजय के परिवार के मन में बोया गया शक शादी तोड़ सकता था। मौसी ने भी मन ही मन पलटवार की तैयारी कर ली थी। सगाई की रस्म ख़त्म होते ही मौसी ने मन ही मन ठान लिया कि अब ये खेल यहीं ख़त्म होगा। उन्होंने तुरंत अपने डॉक्टर दोस्त डॉक्टर शेखावत को बुला लिया, जो परिवार के सामने किरण के मेंटल हेल्थ के बारे में सच बता सकते थे।
अगले दिन की बैठक में अजय का परिवार फिल्म मिलने आया तो मौसी ने चाय के साथ बातचीत शुरू की। मौसी मुस्कुराकर, अजय बेटा, तुम्हारी माँ को शायद कल किसी ने किरण की सेहत के बारे में कुछ बताया होगा। सुमन जी थोड़ी असहज हुई। हाँ, बस एक बात सुनने में आई कि किरण को नर्वस होने की कोई समस्या है, शायद उसे कोई मानसिक परेशानी है। किरण का चेहरा उतर गया, लेकिन मौसी ने उसे आंखों से आश्वासन दिया। मौसी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अच्छा हुआ आप लोग आए, मैं आपके संदेह को यहीं दूर कर देती हूँ। ये मेरे पुराने मित्र हैं डॉक्टर शेखावत। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया और कहा, मैं पिछले कई सालों से किरण के परिवार का डॉक्टर रहा हूँ। किरण बिल्कुल स्वस्थ है, उसे ना तो कोई मानसिक बीमारी है और ना ही कोई नर्वस प्रॉब्लम। ये अफवाह बेबुनियाद है। सुमन जी ने हैरानी से पूछा, फिर कल रजनी ने हमें किरण के बारे में इतनी झूठी बातें क्यों बताई? मौसी ने सीधे रजनी की तरफ देखा और सच का खुलासा किया। मौसी तेज स्वर में, सुमन जी, ये अफवाह रजनी ने फैलाई है क्योंकि इसे डर था कि किरण की शादी के बाद यहाँ का माहौल बदल जाएगा। रजनी हड़बड़ाई, नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही किरण को असहज देखकर सुमन जी को उसके नर्वस होने के बारे में बताया था। मेरा किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अजय के पिता आलोकनाथ जी ने सख्त स्वर में कहा, रिश्ते झूठ और चालाकी से नहीं बनते और आप तो किरण की भाभी हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम किससे क्या उम्मीद रखेंगे, और ऐसे लोगों से हम दूरी रखना पसंद करते हैं। अजय ने किरण का हाथ थाम कर कहा, मुझे सच जानना था और अब मैं निश्चिंत हूँ। किरण, मैं तुम्हें ऐसे ही चाहता हूँ जैसी तुम हो। किरण की आंखों में खुशी के आंसू थे। मौसी ने मन ही मन राहत की सांस ली। अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। रजनी की चाल नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में किरण के लिए जलन और भी बढ़ गई थी। वो सबके सामने मुस्कुरा तो रही थी, पर अंदर ही अंदर कसम खा चुकी थी, ये शादी भले हो जाए लेकिन मैं इसका सुख चैन नहीं रहने दूंगी। मौसी और अजय का परिवार मिलकर धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुट गए। किरण के चेहरे पर वो चमक दिखाई दे रही थी जो लंबे समय से गायब थी। मौसी किरण के गहने देखते हुए, बेटी देख, ये तेरी माँ की निशानी है। आज तुझे पहनाऊंगी तो लगेगा जैसे वो तेरे साथ है। किरण भावुक हो गई। मौसी, आप अगर ना होती तो शायद ही आज मैं दुल्हन के रूप में खड़ी होती। आप मेरी माँ से बढ़कर हैं, बल्कि आप तो मेरी माँ हैं। आपके बिना सब कुछ अधूरा सा है। शादी से 2 दिन पहले रजनी ने एक और योजना बनाई। उसने अजय को एक गुमनाम चिट्ठी भेजी। किरण के अतीत के बारे में सच जानना चाहते हो तो शादी से पहले मिलो, नहीं तो पछताओगे। अजय ने चिट्ठी पढ़कर तुरंत शकुंतला मौसी से बात की। मौसी जी, ये सब कौन कर रहा है? क्या सच में कुछ है जो मुझे नहीं पता? मौसी ने गुस्से से चिट्ठी मरोड़ दी। बेटा, ये रजनी का काम है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किरण की शादी हो, इसीलिए वह नए नए पैतरे अपना रही है इस शादी को तोड़ने के लिए। मौसी ने उसी वक्त परिवार की बैठक बुलाई। सबके सामने रजनी से पूछा, क्या ये चिट्ठी तूने भेजी है रजनी? रजनी ने नजरें चुराई। मैं क्यों भेजूंगी, मुझे क्या लेना देना? मौसी, आप तो हमेशा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। लेकिन सबको समझ में आ गया था कि रजनी की ही चाल है, क्योंकि वह चिट्ठी जो लिखी गई थी उसमें रजनी की लिखावट मिल रही थी। अजय की माँ सुमन ने अब क्रोधित होकर सख्त लहजे से कहा, बहुत हो गया। शादी के घर में जहर घोलने वालों की हमें ज़रूरत नहीं। हम किरण की शादी अपने घर से करेंगे। हमें ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए जो जहर घोलने का काम करें। रजनी और सुरेश के चेहरे पर अपमान की लाली थी, लेकिन अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। शादी वाला दिन ढोलक, नगाड़ों और शहनाइयों के बीच किरण दुल्हन बनी। लाल जोड़े में माँ के गहनों से सजी वो सच में अप्सरा लग रही थी। जब अजय ने मंडप में उसका हाथ थामा तो किरण की आंखों में खुशी के आंसू थे। अजय धीरे से, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। विदाई के वक्त सुरेश और रजनी भी वहाँ मौजूद थे। रजनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। भीड़ में छिपकर वो अजय के कान में फुसफुसाई,
देख लेना, किरण से शादी करके तुम बहुत पछताओगे। ये लड़की तुम्हें धोखा ज़रूर देगी, जैसे इसने सबको दिया है। अजय ने सीधा जवाब दिया। गलत। आप जैसे भाभी भैया होने से अच्छा तो किसी लड़की का कोई भाई भाभी ही ना हो। आप लोगों ने तो रिश्ते की सारी मर्यादा तोड़कर रख दी है। धोखा देने वाली तुम हो भाभी, और अब तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ चुका है। रजनी चुप रह गई। उसकी चालें पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। किरण और अजय की शादी शांति और खुशियों के माहौल में पूरी हुई। मौसी ने विदा करते हुए कहा, बेटी अब ये तेरा अपना घर है, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। किरण ने गले लगकर जवाब दिया, मौसी आपने मुझे सिर्फ ज़िंदगी नहीं इज्जत भी वापस दी है। शादी खत्म हो चुकी थी, घर में खुशियों की गूंज थी, लेकिन रजनी के मन में सन्नाटा था। वो सोच रही थी, ये कैसे हो गया? मैंने इतनी कोशिश की फिर भी किरण जीत गई। घर की बदलती हवा। अब कोई रजनी पर ध्यान नहीं देता था। जो रिश्तेदार पहले उससे हंस हंस कर बात करते थे, अब उससे दूरी बना रहे थे। उसकी चालाकियों और ईर्ष्या की चर्चा सबके बीच फैल चुकी थी। एक दिन पड़ोसन सीमा ने ताना मारा, अरे रजनी, सुना था तू बड़ी समझदार है, फिर अपनी ही ननद की शादी क्यों बिगाड़ने चली थी? रजनी का चेहरा उतर गया, लेकिन जवाब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। रजनी का पति सुरेश, जो पहली उसकी हर बात मानता था, अब चुप और गंभीर रहने लगा। रात को खाने की मेज पर बोला, रजनी, ये जो तूने किरण के खिलाफ किया, उससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग अब मुझे ताना देते हैं। रजनी रक्षात्मक अंदाज में, मैंने सब तुम्हारे लिए किया था, ताकि ये घर हमारा रहे। सुरेश सख्ती से, घर इज्जत से चलता है, साजिश से नहीं। किरण की शादी के बाद रजनी और सुरेश के जीवन में अशांति और पछतावा भर गया था। किरण की शादी को अब 6 महीने हो चुके थे। ससुराल में सास ससुर ने उसे बेटी की तरह अपनाया। अजय हर दिन उसे सम्मान और प्यार देता। ससुराल में उसे सबका खूब प्यार मिलता, लेकिन मन के कोने में अभी भी अपने भाई भाभी की बेदर्दी की यादें चुभती रहती। किरण ने महसूस करती कि अगर मौसी हिम्मत नहीं दी होती तो शायद वो आज भी भैया भाभी के घर में नौकरानी बनकर रह रही होती। कभी कभी रात को करवट बदलते हुए उसे वो दिन याद आते जब वह घर के आंगन में चुपचाप बर्तन धोते हुए अपनी सहेलियों को कॉलेज जाते देखती थी। पति अजय उसकी आंखों में वो पुराना दर्द पहचान लेते। किरण, तुम अब भी उन दिनों को याद करके परेशान हो जाती हो? नहीं अजय, बस कभी कभी लगता है काश माँ पापा होते तो। अजय उसका हाथ पकड़ लेते। अब तुम्हारा घर यही है, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। किरण की नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। किरण और अजय का जीवन प्रेम और समझदारी से भर गया। किरण ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। शादी के 2 साल बाद किरण ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने रखा वंश। पूरे परिवार में मिठाइयाँ बटी और शकुंतला मौसी ने खुशी से कहा, मेरी बेटी की गोद भर गई, अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। अजय ने भी वादा किया, मैं हमेशा किरण और हमारे बेटे वंश के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। उधर सुरेश भैया और रजनी भाभी की ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। व्यापार में घाटा हुआ, उधार बढ़ गया और बेटा सुमित दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा था। रजनी रोज सुरेश पर बरसती, तुम्हारी बहन की शादी करवाने में तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? अगर उसे यहाँ रखे रहते तो कम से कम घर के काम तो संभाल लेती। सुरेश झल्लाकर बोलता, अब रोने से क्या फ़ायदा? तुमने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, अब भुगतो। रजनी तमतमा उठी, तो क्या मैं गलत थी? तुम भी तो मेरे साथ मिले हुए थे। देखो और आज हमारी हालत। उसे बार बार मौसी के शब्द याद आते, कभी दूसरों का घर तोड़ने से पहले सोच लेना
कहीं खुद का ना बिखर जाए। एक दिन सुरेश के कारखाने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उसका एक साझेदार जो वर्षों से उसके साथ काम कर रहा था, अचानक लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। सुरेश पर कर्ज चढ़ गया और घर में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन खबर आई कि उनकी पुरानी फैक्ट्री पर बैंक ने सील लगा दी है। बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। पड़ोसी अब पहले जैसी इज्जत नहीं करते थे। रजनी और सुरेश अपने किए पर बहुत ही पछतावा महसूस कर रहे थे। एक दिन अकेले कमरे में आईने के सामने रजनी खुद से बोली, शायद सारा दोष मेरा ही था। अगर मैं किरण के साथ इतना बुरा नहीं करती तो शायद आज हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से भरी नहीं होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रजनी अब अपने किए पर बहुत पछता रही थी। रजनी को पता चला कि किरण के पति का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी आंखों में एक आशा की किरण जागी। रजनी ने पहली बार खुद आगे बढ़कर कहा, सुनो सुरेश, क्यों ना हम किरण से मदद मांग ले? अजय जी का तो अच्छा खासा कारोबार है। सुरेश ने झिझकते हुए कहा, मदद मांगना आसान नहीं है रजनी। हमने उसके साथ जो किया उसके बाद तो समय बीतता गया। सुरेश और रजनी की हालत और बिगड़ने लगी। आर्थिक तंगी, समाज में बदनामी होने लगी। एक दिन मजबूर होकर रजनी ने कहा, सुरेश, एक बार किरण से बात करके तो देखते हैं। अगर किरण और अजय से थोड़ी मदद मिल जाए तो शायद सब संभल सकता है। सुरेश ने उसकी बात मान ली। रक्षाबंधन का दिन था। सारा शहर रंग बिरंगी राखियों और मिठाइयों की खुशबू में डूबा था। किरण अपने बेटे वंश के साथ आंगन में बैठी थी। तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। किरण ने दरवाज़ा खोला। सामने उसका भाई सुरेश और भाभी रजनी खड़े थे, हाथ में राखी लेकर। उनके चेहरे पर थकान और पछतावा साफ झलक रहा था। किरण हल्की हैरानी से, भैया भाभी, आप लोग? अजय ने ठंडे स्वर में कहा, आप लोग यहाँ कैसे? सुरेश धीरे से, किरण, आज हम तुम्हारे पास माफ़ी मांगने आए हैं। सुरेश की आंखें भर आई। उसने किरण का हाथ पकड़कर कहा, बहन, मैं तेरा भाई होकर भी तेरे साथ बहुत गलत करता रहा। तेरी भाभी और मैंने तेरी ज़िंदगी में कई कांटे बिछाए, लेकिन तूने हमें बदले में पत्थर नहीं मारे। रजनी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। किरण, जहाँ तुझे बेटी बनाकर रखना चाहिए था, उसी घर में तुझे नौकरानी का दर्जा दिया, इसलिए आज हमारी ये हालत है। भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आज समझ आया कि ये मेरा अहंकार था और मैंने सिर्फ खुद को खोया। किरण ने बेटे वंश को गोद में लिया, शांत स्वर में बोली, भैया भाभी, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। अगर मैं पुरानी बातें पकड़े रखती तो शायद आज यहाँ खुश ना होती। आज रक्षाबंधन का दिन है। उसने राखी की थाल थामी और मुस्कुराकर कहा, आइए भैया, मुझे राखी बांधने दीजिए। बहुत दिन हो गया आपको राखी बांधे। जब किरण ने सुरेश को राखी बांधी तो सुरेश की आंखों में आंसू भर आए। बहन, माफ़ कर दे, हमसे बहुत गलतियां हुई, हम लालच में अंधे हो गए थे। रजनी भी रो पड़ी। किरण, हम शर्मिंदा हैं, तूने हमें माफ़ कर दिया तो शायद भगवान भी हमें माफ़ कर दे। किरण की आंखों में पुराने दिन घूम गए। वह समय जब उसे नौकरानी की तरह रखा गया था, भूखा रखा गया था, पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। लेकिन फिर उसने मौसी की एक बात याद की, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसे माफ़ करना तुम्हारी ताकत है, उसकी नहीं। किरण ने गहरी सांस ली। मैंने आपको माफ़ किया। अजय ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, रिश्ते कभी भी लालच से नहीं, प्यार से चलते हैं। सुरेश भैया चुप थे। उनकी आंखों में शर्म साफ थी। भैया ने उसे मिठाई खिलाई और कहा, आज से हम सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी भाई बहन हैं। रजनी ने मुस्कुराकर कहा, किरण, तू तो शादी के बाद और भी खिल गई है। तुम्हारे पति अजय भी कितने अच्छे हैं। किरण, क्या मैं तुम्हारे बेटे को अपने गोद में ले सकती हूँ? उसे प्यार कर सकती हूँ? किरण मुस्कुराई, हाँ भाभी, क्यों नहीं, ये आपका भी तो बेटा है। भैया और भाभी, मैंने तो आप लोगों को कब से माफ़ कर दिया, और वैसे भी भूल तो इंसानों से ही होती है।
आप लोग आज रक्षाबंधन पर मेरे घर आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। शकुंतला मौसी भी वहाँ आई उन लोगों से मिलने। मौसी कोने में बैठी संतोष से सब देख रही थी। उनके मन में यही बात थी, जब रिश्तों में सच और प्यार लौट आता है तो पुराने घाव भी भर जाते हैं। किरण ने सुरेश के चेहरे पर तनाव और उसे खोया खोया सा देखकर पूछा, भैया क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? वो थोड़ी परेशानी है व्यापार में, सोचा तुमसे सलाह ले लूं। अजय ने जब उनकी परेशानी सुनी तो बिना किसी शर्त के उसने मदद का हाथ बढ़ाया और बिना किसी कानूनी कागज़ या संपत्ति के हिस्से की मांग किए अजय ने सुरेश को अपने बिजनेस में छोटी सी साझेदारी दी ताकि वो फिर से खड़ा हो सके। धीरे धीरे सुरेश और रजनी का व्यवहार सच में बदलने लगा। सुमित भी अब किरण को बुआ कहकर गले लगाना शुरू कर देता है। एक दिन भाभी रोते रोते बोली, किरण तूने हमें माफ़ कर दिया लेकिन हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। किरण ने मुस्कुराकर कहा, गलती करने से बड़ा है उसे मान लेना और बदल जाना। अब बस अतीत को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। घर में हंसी गूंजने लगी और इस तरह एक टूटा हुआ रिश्ता राखी के धागे से फिर से जुड़ गया। राखी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ शांत रहा। धीरे धीरे भैया भाभी का रवैया बदल गया। भाभी अब किरण से छोटे छोटे काम पूछती, किरण तेरे बेटे के लिए मैंने खिलौना खरीदा है, पसंद आएगा ना? और भैया हर त्योहार पर अजय के घर आकर मिठाई लेकर जाते, अपने भांजे के साथ खेलते। रजनी भी कोशिश कर रही थी कि पुराने कटु व्यवहार को भूलकर एक अच्छी भाभी बन सके। एक साल बाद पूरे मोहल्ले ने देखा कि कैसे एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। लोग कहते, किरण ने तो सच में अपने भाई भाभी को दूसरा मौका देकर मिसाल कायम कर दी। और किरण वो अब भी जानती थी कि जख्म भरने में वक्त लगता है, लेकिन उसके दिल में अब नफ़रत की जगह सिर्फ दुआएं थी। किरण को एक दिन अपने गांव से चिट्ठी आती है कि पुराना पुश्तैनी घर जिसे उसकी माँ ने उसके नाम किया था अब कोई और कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। अजय कहता है, चलो हम गांव चलते हैं। गांव पहुंचकर किरण को पता चलता है कि ये सब उसके दूर के चाचा कर रहे हैं, जो सोचते थे कि किरण कभी लौटेगी ही नहीं। वहाँ पर बचपन की सहेली सुजाता मिलती है, जो अब वकील बन गई है। सुजाता कहती है, मैं तेरे लिए केस लड़ूंगी चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो। गांव से लौटकर किरण को पता चलता है कि ससुराल में अजय की छोटी बहन की शादी टूटने वाली है, क्योंकि लड़के के घर वालों ने उनके बिजनेस में आई थोड़ी मंदी की खबर सुन ली थी। इसलिए उन्हें लगने लगा था कि अब शायद दहेज कम ही मिले। किरण सबको संभालते हुए कहती है, रिश्ता तो विश्वास पर चलता है, पैसों पर नहीं। अगर लड़के का घर पैसा देकर ये शादी कर रहा है तो ऐसा रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। अच्छा ही हुआ हमारी बहन एक ऐसे लालची परिवार में जाने से बच गई। यह बात पूरे खानदान में किरण की इज्जत को और भी बढ़ा देती है। सुरेश को अजय ने बिजनेस में साझेदारी दी थी, लेकिन अब एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। सुरेश के सामने एक पुराना ग्राहक आया जिसने रिश्वत देकर डील अपने नाम करने का लालच दिया। सुरेश ने पहली बार ठान लिया, नहीं अब ईमानदारी से ही काम होगा। अजय ने भी सुरेश के साथ दिया और अंततः ईमानदार मेहनत से उन्हें और भी बड़ा ऑर्डर मिला। एक दिन अजय को एक सड़क हादसे में गंभीर चोट लग जाती है। पूरा परिवार अस्पताल में है। किरण रात दिन उसके पास बैठी रहती है। भैया भाभी भी तुरंत पहुंचते हैं और खर्चों में मदद करते हैं। रजनी किरण से कहती है, आज एहसास हो रहा है कि जिस रिश्ते को हमने तोड़ा था उसे जोड़ने में तूने कितनी मेहनत की है। किरण मुस्कुराकर कहती है, रिश्तों में कोई लेन देन नहीं होता, बस अपनापन चाहिए। गांव का केस महीनों तक चला, लेकिन सुजाता की मेहनत और किरण की हिम्मत से आखिरकार ज़मीन पर किरण का हक साबित हो गया। गांव वाले कहते, किरण अब सिर्फ हमारे गांव की बेटी नहीं, हमारी शान है। किरण ने फैसला किया कि उस ज़मीन पर एक छोटा सा स्कूल खोला जाएगा ताकि गांव की लड़कियां पढ़ लिख सकें। एक साल बाद स्कूल का उद्घाटन हुआ। सुरेश, रजनी, अजय और पूरा परिवार वहां मौजूद था। सुरेश ने भी भीड़ के सामने कहा, आज मुझे गर्व है कि मैं किरण का भाई हूँ। जिस बहन को मैंने कभी दुत्कारा था उसने ही मुझे जीने का
असली तरीका सिखाया। किरण की शादी को 4 साल हो चुके थे। ससुराल में उसे सब बहुत प्यार करते थे। सास सुमन उसे बेटी कहकर बुलाती, ससुर आलोक जी हर समय उसकी तारीफ करते और अजय तो जैसे उसकी हर बात को अपनी आंखों का सपना मानता। एक शाम जब किरण अपने कमरे में बैठकर अजय के लिए एक रुमाल पर कढ़ाई कर रही थी, तभी सासू माँ सुमन देवी ने आकर कहा, किरण बेटा, कल अजय का चचेरा भाई मनीष आ रहा है, थोड़ा उसका ध्यान रखना। लड़का अकेला है, पढ़ाई के बहाने शहर में रहता है। किरण मुस्कुराते हुए, जी मम्मी जी, चिंता मत कीजिए। अगले दिन मनीष आया। हंसमुख था लेकिन बातों में थोड़ी चंचलता थी। पहले दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे वो किरण के आसपास ज़्यादा घूमने लगा। एक दिन आलोकनाथ जी और सुमन जी किसी शादी में गए थे और अजय ऑफिस में था। मनीष ने अकेले में किरण से कहा, भाभी आप तो इस घर की जान हैं, वैसे अजय भाई तो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, आपको वक्त देते हैं क्या? किरण ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मनीष अपनी जुबान संभालो, ये कैसी बातें कर रहे हो? मनीष हंसते हुए चला गया, लेकिन उसी शाम उसने अजय को फ़ोन पर झूठ बोल दिया। अरे अजय भैया, भाभी को थोड़ा वक्त दिया करो। भाभी तो दिन भर मोबाइल में किसी से बात करती रहती हैं, पता नहीं कौन है। अजय को पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मनीष ने चुपके से किरण के कमरे में रखी किसी अजनबी का नंबर दिखाया जो मनीष ने खुद डायल करके अपनी चाल चली थी, तो अजय के मन में भी एक हल्का शक बैठ गया। रात को अजय ने किरण से पूछा, किरण ये नंबर किसका है? किरण हैरानी से, ये मुझे तो नहीं पता, ये मेरे फ़ोन में कब आया? अजय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। किरण को समझ आ गया कि कोई साजिश हो रही है। उसने अगले ही दिन अपनी शकुंतला मौसी को फ़ोन किया। मौसी, लगता है जैसे भैया भाभी के घर वाला दौर फिर आ गया है, कोई मेरी खुशियों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मौसी, बेटी डर मत, तू वही किरण है जिसने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। सच्चाई को सामने ला और साफ दिल से बात कर। किरण ने सासू माँ के सामने सारी बात रखी और मनीष की हरकतें भी बताई। सुमन देवी ने तुरंत अजय को बुलाया और कहा, अजय, अगर तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो तो पहले अपने भाई जैसे मनीष की असलियत देखो। अगले ही दिन सुमन देवी ने सबके सामने मनीष का सामना किया। पहले तो वो मुकर गया, लेकिन जब अजय ने उसके मोबाइल में किरण को भेजे गए गंदे मैसेज देखे तो वो चुप हो गया। अजय ने किरण से माफ़ी मांगी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। किरण ने मुस्कुराकर कहा, बस यही विश्वास हमारी ताकत है, और मनीष को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। एक शाम अजय काम से लौटा तो उसका चेहरा तनाव से भरा था। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अजय ने पानी पीकर धीमे स्वर में कहा, कारोबार में गबन का मामला सामने आया है और नाम हमारे कंपनी का आ रहा है। किरण का दिल धक से रह गया। पर तुम तो, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन सबूत किसी और के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ लग रहे हैं। अगले ही दिन अखबार में अजय का नाम आ गया। ससुराल में तनाव का माहौल था। पड़ोसी बातें बना रहे थे। अजय के चाचा मनोहर जी, जो हमेशा उनकी सफलता से जलते थे, मौका पाकर बोल पड़े, हम तो पहले ही कहते थे, शहर में जाकर आदमी बिगड़ जाता है। सुमन देवी का चेहरा उतर गया। किरण, ये सब कैसे हुआ? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन उसके दोस्त, रिश्तेदार और सोसाइटी के लोग अजय पर शक करने लगे। किरण को ये मंजूर नहीं था। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, अजय निर्दोष है और मैं ये साबित करके रहूँगी। किरण ने अजय के पुराने दोस्त अभय, जो एक पत्रकार थे, उनसे मदद ली। अभय, मैं तुम्हें सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिला दूंगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। किरण ने दिन रात बैठकर कागजात खंगाले। एक रात उसे एक फाइल में गुपचुप ईमेल मिली, जिनमें असली अपराधी का नाम था अजय का ही एक बिजनेस पार्टनर विक्रम। किरण और अभय ने मिलकर स्टिंग ऑपरेशन किया। विक्रम की ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसने कबूल किया कि उसने सबूत अजय के खिलाफ लगाए ताकि अजय की कंपनी को गिरा सके। जब ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास गई, अजय पर लगे सभी आरोप हट गए। पूरी सोसाइटी, बिरादरी और रिश्तेदारी में चर्चा थी, देखा, किरण जैसी पत्नी हो तो पति की ढाल बन जाती है।
अजय ने किरण का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं टूट जाता। किरण मुस्कुराई। रिश्ते निभाने का मतलब सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देना नहीं होता, असली कसौटी बुरे वक्त में होती है। भैया भाभी भी इस घटना के बाद और बदले हुए लगने लगे। अब वे किरण को सिर्फ बहन नहीं, परिवार की सबसे मजबूत कड़ी मानते थे। अजय का नाम साफ होने के बाद जिंदगी जैसे पटरी पर लौट आई। सबके पास खबर पहुंच चुकी थी। भैया भाभी को गर्व था कि उनकी बहन ने इतना साहस दिखाया। एक दिन सुरेश भैया ने फ़ोन पर कहा, किरण, अब तो हमारे लिए सिर्फ बहन नहीं, गर्व है। किरण की आंखें भर आई। भैया, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। इसी बीच एक दिन खबर आई कि रजनी भाभी गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्हें कैंसर था। अजय और किरण ये खबर सुनकर चौंक गए। किरण तो फूट फूट कर रोने लगी। वो जल्दी से अपने मायके पहुंची। मायके पहुंचते ही किरण को अपने पुराने आंगन में कदम रखते ही बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। भाभी बिस्तर पर थी, बहुत कमज़ोर लग रही थी। भाभी धीमे स्वर में, किरण, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, उसी के कर्मों की सज़ा भुगत रही हूँ। किरण ने उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं कहते भाभी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अतीत को भूल जाइए भाभी, अब बस आगे की सोचिए। कुछ ही दिनों बाद रजनी भाभी का देहांत हो गया। सुरेश भैया बहुत टूट गए थे। किरण ने पूरे संस्कार की जिम्मेदारी खुद ली। मोहल्ले में सब कहते थे, देखो, जिसने इतने दुख सहे वही आज सबसे बड़ा सहारा बन गई। सुरेश भैया अब अकेले थे। भैया का बेटा अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था। धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी गलतियों से सीख ली। वे अक्सर उसके घर आते और उनके साथ समय बिताने लगे। अजय और किरण के घर में अब एक और खुशी आने वाली थी। किरण दूसरी बार माँ बनने वाली थी। जब ये खबर मिली तो सुरेश भैया की आंखों में आंसू आ गए। भगवान करे तेरी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे मेरी बहना। कुछ महीनों बाद किरण ने अपने दूसरे बच्चे के रूप में एक प्यारी सी फूल जैसी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रखा परी। अजय ने उसे गोद में लेते हुए कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया किरण। ये हमारे विश्वास और प्यार की पहचान है। किरण खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रही थी। वही आसमान जिसके नीचे उसने कभी आंसू बहाए थे, और आज उसी के नीचे उसकी गोद खुशियों से भर गई थी। ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, लेकिन अगर हिम्मत, सच्चाई और प्यार साथ हो तो हर कहानी का अंत खूबसूरत हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से अंत में हमें सीख ये मिलती है कि रिश्ते स्वार्थ से नहीं, अपनेपन से चलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।